नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर और एक और नए सप्ताह की करते हैं शुरुआत। कल संडे था और कल हमने कुछ एमसीक्यू किए थे इस सेशन के अंदर। 221 एमसीक्यू किए थे और आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। हमने एक जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था भौतिक विभाग, उसके कल प्रश्न करके देखे। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की एक नए जोश के साथ, एक उमंग के साथ और एक नए जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वर्षा भटनागर जी, लिया जी कैसे हैं आप? संदीप जी स्वागत आपका, कैसे हैं? नितेश जी, रितु जी, कुलदीप बिश्नोई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एंड केपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज चर्चा करेंगे अपन थानथवेट का जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण था उसकी चर्चा करेंगे। कोपेन का वर्गीकरण लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। आज उससे थोड़ा सा आगे एक और वर्गीकरण पढ़ते हैं, थानथवेट का वर्गीकरण। इसके अलावा एक टिवारथा नामक जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने भी वर्गीकरण किया था, लेकिन वो इतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जो वर्गीकरण किया था कोपेन, टिवारथा और थानथवेट, उसमें थानथवेट का जो वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और जनरली हमारे राजस्थान में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोपेन और थानथवेट से ही आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो कोपेन से ही पूछे जाते हैं। कोपेन का अगर आपने नहीं देखा है सेशन तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कोपेन के बारे में। और आज चर्चा करने वाले हैं हम थानथवेट की। इंदिरा जी स्वागत आपका, नीरू स्वागत आपका। कमलेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पूनम स्वागत आपका, कैसे हैं? राजस्थानी हिट डीजे सॉन्ग, मनोहर लाल आपका स्वागत। सोहन आपका स्वागत, कैसे हैं? लक्ष्मी जी। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण की चर्चा करते हैं और इस टॉपिक से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो तो यही बनता है कि थानथवेट और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसमें क्या भिन्नता थी। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि थानथवेट और कोपेन के वर्गीकरण में जो आधार था वो क्या था। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था वो वनस्पति के आधार पर किया था कि किस क्षेत्र पर किस प्रकार की वनस्पति होती है। देखिए लास्ट में थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेके चलता हूं एक बार। हमने पढ़ा कि कोपेन ने 1918 में वनस्पति के आधार पर जो है वो क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ये सबसे पहले समझने वाली बात है, क्योंकि ये बात बेस है कोपेन और थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण की। ये बात बेस इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं कोपेन का, क्यों पढ़ रहे हैं थानथवेट का, इनमें अंतर तो पता होना चाहिए ना कि दोनों में अंतर क्या है। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोपेन ने राजस्थान की या पूरे विश्व की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया था? वनस्पति के आधार पर, कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति जो है वो उगती है। लेकिन इसमें साथ में इन्होंने वर्षा को भी महत्व दिया, क्योंकि वर्षा के आधार पर ही तो वनस्पति उगेगी। लेकिन जो थानथवेट है इन्होंने जो है वो वर्षा के साथ वाष्पीकरण को भी जो है वो महत्व दिया। देखिए आइए चर्चा करते हैं थानथवेट के वर्गीकरण का और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थानथवेट जो थे वो अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये कहां से जुड़े हुए थे? अमेरिका से जो है वो जुड़े हुए थे। अमेरिका के ये भू जो है वो वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है वो 1931 से लेकर 1933 तक वर्षा और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया।
पहले तो इन्होंने भी क्या किया, वर्षा और वनस्पति के आधार पर किया, लेकिन इन्होंने फिर 1955 में जाकर अपने सिद्धांत में क्या किया, संशोधन किया। अपने सिद्धांत में क्या किया इन्होंने 1955 में संशोधन किया और कहा कि केवल वर्षा से कुछ नहीं होता है, वर्षा के साथ वाष्पीकरण या वहां की जो आर्द्रता है वह भी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। वन लाइनर क्वेश्चन इनके एमसीक्यू करवा रहे हैं ना आपको, ये वन लाइनर की तरह लिखाए हुए हैं। अब इससे ज्यादा और वन लाइनर क्या होगा बताओ, ये वन लाइनर की ही तरह आपको हम करवा रहे हैं। आप रजिस्टर अपने पास रखें, नोट करते रहें। वन लाइनर ये मैं यहां पर आपको कोई पैराग्राफ तो लिखा ही नहीं रहा हूं ना। अब देखो हम एक उदाहरण लेते हैं कि आर्द्रता का कितना महत्व है अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट। मान लीजिए ये जैसलमेर है, ठीक है। इस जैसलमेर के अंदर अभी हमारे जो वर्षा होती है वो अराउंड है ना 0 से लेकर और 25 mm की जो है वो वर्षा होती है कि नहीं होती है जैसलमेर में। अगर जैसलमेर के अंदर वर्षा तो इतनी ही हो 20 से 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहां धूप कम हो जाए, अभी जैसलमेर में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है ना, उष्णता बहुत ज्यादा है, तो जिसके कारण वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी स्थान पर बारिश भी कम हो और वाष्पीकरण भी कम हो तो स्थिति अलग हो सकती है। जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में वर्षा कम है और वाष्पीकरण ज्यादा है। वर्षा कम, वाष्पीकरण ज्यादा, तो क्या होगा, इसको आप ऐसे सोचिए कि आप घर में चाय बना रहे हैं, ठीक है। आपने एक टोप में 4 लोगों का चाय का पानी डाला और दूसरे जो टोप था उसमें एक व्यक्ति के चाय का पानी डाला और दोनों को गैस पे चढ़ा दिया। जिस टोपिये में, अब मारवाड़ी में टोपी हो गए है ना, जिस वो क्या होता है उसको देगची के अंदर है ना, जिसमें एक व्यक्ति का पानी डाला था उसको आपने छोटे वाली गैस पे रखा और जिसमें 4 व्यक्तियों का पानी डाला था उसको बड़े वाली गैस पे रखा और फिर दोनों को ऑन कर दिया। तो जहां पर पानी कम है वहां ऊष्मा भी कम आ रही है ना, तो वो पानी धीरे धीरे उबलेगा, और जहां पर पानी ज्यादा है वहां ऊष्मा ज्यादा है तो वो जल्दी उबल जाएगा, जल्दी वाष्पित बन जाएगा। इसी तरीके से थॉर्नवेट ने कहा कि केवल वर्षा से नहीं होता है, उस वर्षा के बाद वहां का वाष्पीकरण कैसे हो रहा है और वहां का मौसम उस वाष्पीकरण पर आधारित होगा। हाँ, किसी क्षेत्र में, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में अगर वर्षा कम हो रही है और अगर वहां पर वाष्पीकरण कम हो रहा है तो वहां पर भी अच्छा मौसम बन सकता है, आर्द्र मौसम बन सकता है। लेकिन अगर वर्षा ज्यादा हो रही है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो वहां का मौसम अलग बन सकता है। यानी वर्षा से पानी आएगा धरातल में, धरातल पे पानी आने के बाद भूमि उसको सोख लेगी। अब बात आती है ये कि अब वर्षा के बाद वहां पर धूप कितनी ज्यादा पड़ रही है। मैं उदाहरण देके बताता हूं। पश्चिमी राजस्थान में क्या होती है, पहले दिन बहुत जोर की बारिश होती है और दूसरे दिन आप देखना बारिश के जस्ट दूसरे दिन जो सूर्य देवता उदय होते हैं ना, बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में उदय होते हैं। यानी वर्षा के दूसरे दिन बहुत तेज धूप पड़ती है। तो जितना पानी पहले दिन बरसा था उसका लगभग भाग वर्षा में क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। मैं आपको एक लास्ट सेशन में बता रहा था कि इस तरह की घटनाओं के कारण हमारे किसान भाइयों को बड़ा लॉस होता है, हानि होती है उनको। वो बेचारे क्या करते हैं, जैसी वर्षा होती है खेत में बीज बोते हैं और 2-3 दिन फिर लगातार क्या पड़ता है, तेज तावड़ो पड़े और तेज तावड़े में वो पानी तो सारा उड़ गया और वो अनाज बेचारो एक पत्ता को 2-2 पत्ता को उग गए, वो माटी में बढ़ गया। वह कारण किसान को खेत खाली को खाली रह गया। फिर किसान ने ट्रैक्टर पैसा देना पड़ा है, फिर बीजा में पैसा देना पड़ा है, बारिश को इंतजार करना पड़ा है और इस तरीके से जो है वो क्या होता है, किसान को डबल लॉस हो जाता है। तो इसी तरीके की बात को किसने कहा, थॉर्नवेट ने कहा और इन्होंने जो है वो वर्गीकरण किया किसका, वनस्पति का। पहली बात याद रखना, अमेरिका के थे ये। दूसरी बात, इन्होंने 2
पर 2 बार जो है वो प्रयोग किए। पहला तो 1931 से 33 तक इन्होंने केवल वर्षा और वनस्पति के आधार पर ही किया था, लेकिन बाद में इन्होंने संशोधन करके आर्द्रता को भी शामिल कर लिया था। इन्होंने जो अपना डिवाइडेशन किया था, इन्होंने 3 अक्षरों का उपयोग किया था। जैसे मान लो इन्होंने कहीं तो ऐसे अलग अलग अक्षरों का उपयोग किया था इन्होंने, तो इनका जो वर्गीकरण में पहला जो अक्षर था वो क्या इनमें से था, ए बी सी डी या ई। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि इन्होंने पृथ्वी को जो बांटा है वो ठीक उसी तरह से बांटा है जैसे कोपेन ने ही बांटा था कि भाई जो भूमध्य रेखा के पास होगा वहां पर उष्ण ज्यादा होगा, जो थोड़ा सा उससे कर्क रेखा के पास होगा वहां शुष्क होगा, थोड़ा सा ऊपर जो है उपोषण होगा। और राजस्थान की बात करते हैं तो ये 2 स्थिति तो बनती नहीं है, ये 3 स्थिति बनती है राजस्थान में, तो उष्ण, शुष्क और उपोषण। ठीक है, तो इन 3 स्थितियों के आधार पर यानी ए बी और सी के आधार पर क्या किया इन्होंने, कुछ अपने अक्षर बनाए, अक्षर यानी चिन्ह बनाए, है ना। जैसे कोपेन ने बनाया था BW, SW, ऐसे ही इन्होंने जो है वो अपने अक्षर बनाए। और इन्होंने ए से कहा कि अति आर्द्र, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा वर्ष भर होती है, जैसे चेरापूंजी है वहां लगभग वर्ष भर वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। तो जहां पर वर्षा वर्ष भर होती है उसे अति आर्द्र कहेंगे, क्योंकि वहां पर नमी सबसे ज्यादा होगी। जहां वर्षा होती रहेगी वहां नमी भी तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी। दूसरा आर्द्र अर्थात जहां 6 माह वर्षा होती है, ये दोनों ही क्षेत्र राजस्थान में नहीं है, ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो राजस्थान में नहीं है। कहां नहीं है ये दोनों क्षेत्र? राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो आता है आपका वो आता है उप आर्द्र। यहां 4 माह वर्षा होती है। उप आर्द्र क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां लगभग 4 माह वर्षा हो उसे उप आर्द्र कहेंगे। फास्ट नहीं चला जाएगा मेरे से, अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो फिर आप अपनी बुक लाके खुद पढ़ लीजिए। यहां फास्ट पढ़ने का देखो, पढ़ना है और कॉन्सेप्ट समझना है। अब फास्ट कोई ये तो है नहीं कोई कि भाई खाना है जो तेज तेज गले में गिर लेंगे और चले जाएंगे, पेट भर जाएगा। तो चीजों को समझ नहीं आएगी तो फिर फास्ट पढ़ना या स्लो पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, सी का अर्थ क्या होता है? आपको इन शब्दों का अर्थ पता होगा ना तो आप मैप में भर सकते हो। अगर आपको शब्दों का अर्थ पता होगा कि खानवेट ने सी का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया था, ये जो अक्षर है पहला अक्षर अगर सी आ रहा है तो ये उप आर्द्र क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था? उप आर्द्र क्षेत्र, जहां 4 माह वर्षा होती है। और राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां जो उप आर्द्र क्षेत्र में आ सकता है, जहां वर्षा ज्यादा होती है? झालावाड़ वाला इलाका है कि नहीं है? जो झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, कोटा का भाग है, चित्तौड़गढ़ का भाग है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। मानसून में लगभग 4 महीने वर्षा होती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राजस्थान में अति आर्द्र क्षेत्र जो है वो उप आर्द्र क्षेत्र कहते हैं। तो आप देखना ये देखो CAW कहां आया है आपका? इस क्षेत्र में आया है। तो इस तरीके से अगर आपको ध्यान रहेगा ना, अक्षरों का पता रहेगा, तो आप दिमाग लगा सकते हो पेपर में कि सी का अर्थ क्या है? उप आर्द्र है। और उप आर्द्र क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? ये झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारावाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो अपने है नहीं राजस्थान में। नेक्स्ट जो शब्द आता है डी आता है। डी का है अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा के केवल 3 माह ही होते हैं, है ना। वर्ष में केवल 3 माह वर्षा होती है और अर्ध शुष्क में आते हैं। अब देखो डी का अर्थ बड़ा डी कह रहा हूं मैं, पहला अक्षर है बड़ा डी।
तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि थार्नवेट का वर्गीकरण पूछा है और बड़ा डी पहला अक्षर आया है, तो बड़ा डी किस में आएगा? अर्ध शुष्क क्षेत्र में आएगा। तो ये जो क्षेत्र है डी वाला, देखो एक तो बड़ा डी यहां है और एक है बड़ा डी यहां, तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसमें केवल अगले दो अक्षरों का अंतर है। पहले दो अक्षरों का अर्थ हम समझ लेते हैं, फिर अपने को पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, इसके बाद आ गया ई का अर्थ होता है शुष्क, जहां एक माह ही वर्षा होती है। तो अगर किसी थार्नवेट का जो वर्गीकरण है उसमें पहला अक्षर ई है तो इसका अर्थ शुष्क प्रदेश, डी है तो अर्ध शुष्क प्रदेश और सी है तो उप आर्द्र प्रदेश। तो हमने क्या करा, मैप में इसको जो है वो भर दिया। किसको भर दिया? हमने मैप में भर दिया इसको कि भाई अति आर्द्र क्षेत्र हमारा ये है सी वाला, शुष्क क्षेत्र हमारा ये है डी वाला, ये भी शुष्क क्षेत्र है डी वाला, और ये जो है वो क्या है? अति शुष्क है। यानी ये क्या है? ई का अर्थ क्या हुआ? देखो शुष्क है ना, और ये जो क्षेत्र है ये क्या है अपने? डी ये अर्ध शुष्क है। क्या है ये? अर्ध शुष्क है। समझ में आया आपको? हमें अर्थ पता है कि सी का अर्थ है उप आर्द्र। सी का अर्थ क्या है? उप आर्द्र। राजस्थान का मैप आपके दिमाग में है, आपको क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया आपको कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला किस वर्गीकरण में आएगा? ऑप्शन में आपके पास थे क्या? पहला ऑप्शन था EAD, दूसरा था DBW और तीसरा था DAW और चौथा था CAW। अब आपके दिमाग में क्या था? मैप था और आपको इनके अक्षरों का पता था कि भैया मुझसे पूछा गया है क्या? कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और थार्नवेट का जो वर्गीकरण है उसमें ई का अर्थ होता है शुष्क, इसमें डी का अर्थ होता है अर्ध शुष्क, फिर डी का अर्थ होता है अर्ध शुष्क और फिर सी का अर्थ होता है उप आर्द्र। और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो भाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला भाग है, वो तो किस में आता है? वहां तो वर्षा ज्यादा होती है, वो तो उप आर्द्र में आएगा। तो ये जो क्षेत्र होगा वो सी से शुरू होगा, अर्थात आपके दिमाग में लगभग जो है वो 50% उत्तर आ चुका है कि सी से तो एक ही होता है, तो CAW। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें कोपेन, थार्नवेट समझ में नहीं आता। अच्छे से समझा नहीं आपने, आप इनके अक्षरों को समझो। देखो पहला अक्षर आपके समझ में आ गया, दूसरा अक्षर देखो इनका, है ना। पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो कोमा लगी हुई है ना, ये ऊपर कोमा लगी हुई है, इसका क्या अर्थ है ये? तो दूसरा अक्षर जो है वो है आपका ए के ऊपर कोमा और बी के ऊपर कोमा। जो ये कोमा है, ये कोमा किसको दर्शा रही है? वाष्पीकरण को दर्शा रही है। कोमा किसको दर्शा रही है? वाष्पीकरण को दर्शा रही है। कोमा किसको दर्शा रही है? वाष्पीकरण को दर्शा रही है। CAW है ये, तो ये किसको दर्शा रही है? वाष्पीकरण को दर्शा रही है। ठीक है। तीसरा जो अक्षर आता है वो आता है SWD, छोटा s, छोटा w और छोटा d। ये किसको दर्शाते हैं? छोटा s तो दर्शाता है किसको? शीत ऋतु में वर्षा जहां होती है, जहां अधिकतर वर्षा शीत ऋतु में होती है, उस क्षेत्र को कौन दर्शाता है? S दर्शाता है। तो यह क्षेत्र तो राजस्थान में है नहीं। राजस्थान में शीत ऋतु में बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है, कोई थोड़ी सी मावट होती है ना। बाकी वर्षा अपनी ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। तो ये तो क्षेत्र हमने काट दिया कि है नहीं। अब क्या बचा? W और D बचा, छोटा w, छोटा d। छोटे w का अर्थ होता है जहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और छोटे d का अर्थ होता है जहां बिल्कुल ही कम वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर की। तो आपको दिमाग में आ गया कि भैया C का अर्थ है उप आर्द्र, D का अर्थ है अर्ध शुष्क, E का अर्थ है शुष्क, A का अर्थ है जो प्रदेश उष्ण होगा, और B का अर्थ है जो क्या होगा? शुष्क होगा। B का क्या अर्थ है? जो शुष्क होगा। A का अर्थ है जो उष्ण होगा, और W का अर्थ है जहां शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और D का अर्थ है जहां
वर्षा नहीं होती। तो डी से शुरू करते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें वर्षा न के बराबर होती है या 0 से 25 सेंटीमीटर होती है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो शुष्क भी है, न्यूनतम वर्षा भी होती है, प्लस क्या है वो शुष्क है? शुष्क, बहुत ज्यादा वाष्पीकरण, इस शुष्क का बी का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज्यादा वाष्पीकरण, शुष्क क्षेत्र में आता है, बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होता है और न्यूनतम वर्षा होती है। तो क्या बन गया? ई बी डी। ई बी डी क्या बन गया? ई बी डी। देखो सॉरी, हाँ, उष्ण, उष्ण, शुष्क नहीं, उष्ण, उष्ण ज्यादा है। देखो शुष्क है और बहुत ज्यादा उष्ण है, यानी वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, बहुत जोर से धूप गिरती है और प्लस न्यूनतम वर्षा होती है। तो क्या बन गया? ई ए डी। ई ए डी बन गया ना। और ई ए डी क्षेत्र में क्या आ गया? ये आ गया आपका। ई ए डी क्षेत्र में क्या आ गया? ई ए डी में आ गया ये जैसलमेर और थोड़ा सा बाड़मेर। जैसलमेर और थोड़ा सा बाड़मेर आ गया ई ए डी में। ठीक है, वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 होती है, न के बराबर। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो बहुत जोर से होता है ना, बहुत तेज होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्षेत्र ही दिमाग में कभी कभी आता है कि यार थान थवेट के मन में क्या ऐसा क्या बैठा कि इसको ईएडी नाम दिया, इसको ईबीडी नाम दे देते या इसको CAW नाम दे देते। तो कारण ये था कि इन्होंने जो अपने साइन बनाए, छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना तो ऐसे चिन्ह बना लेते हैं ना कि ये गुड्डा है, ये गुड्डी है, मिट्टी के, है ना। या आप छोटे थे तो आपने बहुत सारे ऐसे खेल खेले होंगे, है ना, जैसे चोर पुलिस का। तो हम है तो सारे छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कोई चोर का रोल करता है, कोई पुलिस का करता है। तो ठीक ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई ई का अर्थ हो गया क्या? उष्ण, ई का अर्थ हो गया शुष्क, ए का अर्थ हो गया उष्ण और डी का अर्थ हो गया न्यूनतम वर्षा। नेक्स्ट देखो दूसरा, इसमें समझ में आ गया आपको? दूसरा देखो, दूसरा आ गया आपका कौन सा क्षेत्र आ गया? ये वाला क्षेत्र आ गया डी बी डब्ल्यू। क्या आ गया? डी बी और छोटा डब्ल्यू। डी का अर्थ तो क्या हो गया? डी का अर्थ हो गया अर्ध शुष्क। डी का अर्थ क्या हो गया आपका? डी का अर्थ हो गया अर्ध शुष्क। ठीक है, और बी का अर्थ क्या हो गया? देखो बी का जो अर्थ हो गया आपका वो हो गया शुष्क, है ना। डी का अर्थ अर्ध शुष्क और शुष्क। बी का अर्थ यहां पर क्या है? थोड़ा सा वाष्पीकरण जो है कम होता है। देखो करक रेखा कहां से गुजरती है? करक रेखा गुजरती है यहां से। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर से करो। करक रेखा गुजरती है कहां से? यहां से करक रेखा गुजरती है डूंगरपुर के पास से। ठीक है, पहले वाली ठीक थी, यही से कर्क रेखा गुजरती है। तो सूरज कहां चमकेगा? सूरज देवता तो यहां चमक रहे हैं, तो यहां पर क्या होगी? सूर्य की किरणें तिरछी होगी, और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होगी तो वहां पर थोड़ी सी जो है वो क्या होगी? गर्मी कम होगी। गर्मी कम होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। तो डी का अर्थ तो क्या हो गया? अर्ध शुष्क। डी का अर्थ तो क्या हो गया? अर्ध शुष्क। बी का अर्थ क्या हो गया? बी का अर्थ हो गया आपका शुष्क। तो अर्ध शुष्क, शुष्क, और डी का अर्थ क्या हो गया? छोटे वाले डी का अर्थ, छोटे वाले डी का जो अर्थ हो गया आपका वो हो गया ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने वाला क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है, ऐसा क्षेत्र जो मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया, क्योंकि तापमान सूर्य से दूर है। ओपेन मानता है कि ये सूर्य से दूर है, तो यहां पर तापमान जो है वो कैसा है? मध्यम है बाकी क्षेत्र की तुलना में, बट ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो बिल्कुल भी संकोच मत करना, आप फट से बोल देना कि मार तो कौन समझ में आयो, क्योंकि क्लास करने को फायदो जल्दी है जो थारे समझ में आयो, क्योंकि क्लास थार खातिर करी जा रही है। अगर समझ में नहीं आयो तो आपको कोई काम सिलेबस कराना थोड़ी है ना। सिलेबस चाहे ना हो है, लेकिन जितो पढ़ना भी तो समझ में आना चाहिए। तो आ बात भी थे बोल रहे हो। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? देखो
नेक्स्ट जो क्षेत्र आता है वो आता है ये वाला, बीच वाला, DAW। डी का अर्थ क्या हो गया? अर्ध शुष्क। डी का अर्थ क्या हो गया? देखो, अर्ध शुष्क हो गया डी का अर्थ, है ना। डी का अर्थ क्या हो गया? अर्ध शुष्क। और बी का अर्थ क्या हो गया? शुष्क। और ए का अर्थ होता है उष्ण। फिर से देखो, मैप में देखो, ये वाला जो भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, यहां से शुरू होता है और ये वाले सारे जिले जो है वो इसी में आते हैं। किसमें आते हैं? अर्ध शुष्क, उष्ण और सर्दियों में, गर्मियों में वर्षा होने वाला भाग, अर्थात उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय, डी का अर्थ उष्ण कटिबंधीय भी है, और ए का अर्थ क्या हो गया? अर्ध शुष्क और जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान क्वेश्चन पूछा जाएगा थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है वो कौन सा है? तो DAW है। सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? DAW है, जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का भी थोड़ा भाग, राजसमंद, उदयपुर का थोड़ा भाग, ये सब कुछ जो है वो किस में आता है? DAW में आता है। इसके बाद लास्ट बचा CAW। सी का अर्थ आपको बताया था हमने अभी, देखो सी का अर्थ जो है वो क्या है? सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है उप आर्द्र। उप आर्द्र, यहां पर क्या है? उप आर्द्र क्षेत्र बनता है, सी है यहां पर। और ए का अर्थ क्या हो गया? शुष्क। और डी का अर्थ हो गया कहां वर्षा कब होती है? यहां पर वर्षा कब होती है? गर्मियों में होती है। तो इसे कह दिया उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय राजस्थान का पूरा क्षेत्र किस में है? उष्ण कटिबंधीय में है। केवल इस क्षेत्र को, यानी ये जो पूरा क्षेत्र है नीचे वाला, ये किस में है? उष्ण कटिबंध में है ना। लेकिन इस क्षेत्र को किसने माना है? मध्यम में माना है, थानथवेट ने इसको मध्यम में माना है। ये क्या है? मध्य तापीय है, बाकी क्या है? उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, ये जो है वो आपका थानथवेट का वर्गीकरण हो गया। बस यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और तो कुछ पूछा जाता है नहीं। जिले आपको पता चली गए कौन कौन से मैप में दिख रहे हैं, और बाकी आपसे कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो यही पूछा जाता है आपसे। एक लाइन लिख सकते हो कि व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में थानथवेट सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। ठीक है, सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है थानथवेट का, लिख दो। नोट लगा के लिख दो, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण से, यानी कोपेन से ज्यादा इसको महत्व दिया गया है। जलवायु वर्गीकरण में थानथवेट का वर्गीकरण सबसे ज्यादा मान्य है। अब एक और बचता है आपका, कौन बचता है? टिवार्था। टिवार्था हम नहीं करेंगे जनरली, हम क्योंकि हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इतने ज्यादा डीप तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। कोपेन तक ही बहुत था, हमने एक और कदम आगे बढ़ाया थानथवेट का, तो ये काफी है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक इससे ज्यादा कभी भी इससे एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। अब हम आगे चलते हैं, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जलवायु ऋतु वर्गीकरण की हम जो है वो चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जलवायु ऋतु वर्गीकरण की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे राजस्थान की जो जलवायु है उसके आधार पर हम जो है वो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण को हम 4 ऋतुओं में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। शरद ऋतु और शीत ऋतु।
सर्द ऋतु यानी ना गर्मी ना सर्दी, और शीत ऋतु यानी कड़ाके की ठंड जोर की, तो दो रजाई ओढ़नी पड़े लेकिन मजा आवे पढ़ाई का। सर्दी में पढ़ने का सबसे ज्यादा मजा आवे, और सर्दी में आप गर्मी से 5-6 घंटा ज्यादा पढ़ सका। अगर कोई आदमी सर्दी में 5 घंटा पढ़ सके, सॉरी गर्मी में अगर 5 घंटा पढ़ सके तो वो सर्दी में 7 घंटा पढ़ सके। अगर कोई बच्चों अगर गर्मिया में 7 घंटा पढ़ सके तो वो सर्दियों में 9-10 घंटा पढ़ सके, क्योंकि गर्मिया के अंदर तो लाइट चली जाए है, माछर है, बहुत ज्यादा समस्या रहे, है ना। तो बच्चों पढ़ते परेशान हो जाए, पसीनो पूछ तो कूलर चलावे तो बेंगा पेज जुड़े। मुझे याद है हम जब अभी भी हम पढ़ते ही हैं, अभी तो क्या है कि एसी लगा लिए तो ऐसी दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्क्रीन के लिए एसी लगाना पड़ता है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। बाकी अपन तो देखो पंखा में रहने की आदत है, लेकिन ना गर्म हो जाए। लेकिन मैं बताता हूं कि हम पढ़ते थे, अभी भी कूलर के आगे पढ़ते हैं तो क्या होता है, रजिस्टर के पेज उड़ते रहते हैं। तो वो भी एक समस्या होती है कि कूलर बंद करेंगे तो गर्मी लगती है और कूलर चलाएं तो पेज उड़ते हैं, करें क्या। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो है वो होती है। लेकिन सर्दियों के अंदर कोई समस्या नहीं है, रजाई के अंदर बैठ के आराम से सुबह बैठते हैं 4 बजे अपने उठ के, और रात को 11 बजे तक चिल आराम से, ना ज्यादा लघु संज्ञा की शिकायत। बस अगर घर पे रह रहे हो तो माता जी को आवाज लगाते रहो कि चाय ले आओ, कोई कॉफी पीने वाला है तो कॉफी पीते रहो, और बैठे बैठे पढ़ते रहो। बस वो पेच उड़े न को माछर खा जाता, कोई टेंशन को नहीं हुआ। तो अब देखो सर्दी को मौसम आना रो है और आपनो पेपर जनवरी के करीब करीब होनो है, तो आपने टारगेट बना के चलना है कि नवंबर दिसंबर और जनवरी का अपन जीता दिन मिले। ठीक है, मैं थाने नवंबर में पहले सिलेबस करवाना वो टारगेट रख रखे है। नवंबर दिसंबर का आपा मायने जो है वो 10-10 11-11 घंटा पढ़ गए, और अब की बार निश्चित तौर पर मास्टर आपा ने बनना ही है। ठीक है, एक दिन जो है दिमाग में बिठा लो अपने। तो देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है ये मार्च से लेकर जून तक होती है। इसमें लू चाले, लू ताती ताती पून चाले, आपने मारवाड़ी भाषा में बात करें तो गर्म हवाएं चलती है इसमें, आंधियां चलती है इसमें, और बंबूलिया आवे। क्या आवे है, बंबूलिया। खेता में अगर थे रहो तो ध्यान है, बंबूलिया आवे। और मैं जो छोटा आजदा कहता है कि भूत है, बंबूलियों को नहीं किए हो, भूत है। जबकि वर्षा ऋतु में क्या होता है, जून और सितंबर का जो समय होता है, अभी अभी समाप्त हुआ है वर्षा ऋतु का समय, जो अभी समाप्त क्या हुआ है, अगला अभी चल ही रहा है, वर्षा ऋतु का ही दौर चल रहा है। जून से लेकर और सितंबर तक का टाइम होता है, मानसून आता है इस समय, और वर्षा जो है वो होती है। ठीक है, राजस्थान और पूरे भारत में और पूरे विश्व में ही। और फिर आती है आपकी सर्द ऋतु, ये अक्टूबर नवंबर के जो 2 महीने होते हैं, है ना, दीपावली तक का जो समय होता है, इसमें ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, बिल्कुल समसा मौसम रहता है। ऐसा मौसम रहता है कि आपको सर्दी भी नहीं लगती है, और अगर आप पंखा कम कर देते हो, धीमे कर देते हो या बंद कर देते हो तो भी आपको गर्मी भी नहीं लगती है। यानी सुहावना सा मौसम होता है, ना सर्दी का ना गर्मी का। और इस मौसम के अंदर जो है वो क्या होता है, एक कार्तिक हीट नामक क्रिया होती है ना। वर्षा के बाद थोड़ी सी जो है अचानक गर्मी बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्तिक हीट कहते हैं इसमें, है ना, कार्तिकी गर्मी। मौसम किसो हुआ है कि जी बारिश होने के बाद हुम्मस गोसो मौसम बन जाने बे टाइप को, एक बार थोड़ी सी गर्मी बढ़े, फिर क्या हो जाए, सर्दी आ जाए, शीत ऋतु आ जाए। दिसंबर का महीने, दिसंबर से लेकर दिसंबर फरवरी जनवरी और फरवरी, है ना, मुख्य रूप से तो दिसंबर जनवरी के अंदर भयंकर सर्दी पड़े है, लेकिन लगभग दिसंबर से फरवरी तक जो है वो क्या पड़ा है, गर्मी वो है, खतरनाक वाली जो है सर्दी पड़ती है। और इसमें जो घटना घटती है वो एक तो मावट होती है, यानी सर्दी की बारिश, शीत वर्षा कह लो, और दूसरी शीत लहर चलती है, यानी ठंडी हवा चलती है ना। कौन सी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। आइए इसको थोड़ा और अलग अलग ऋतुओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु जो है इसमें 3 घटनाएं सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में हमसे जो है क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्मी की जो ऋतु है
ग्रीष्म ऋतु है, इसकी 3 घटनाएं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली है लू, दूसरा है आंधी और तीसरा है भंबुलिया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से हमें जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसकी 3 घटनाएं हैं जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन सी घटनाएं हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखिए 3 घटनाएं हैं इस मौसम की। पहली तो है लू चलना, लू चलना, दूसरा है आंधियां चलना, आंधी, आंधी चलना। सबसे ज्यादा आंधी चलती है कहां, कमेंट में लिखो। और तीसरा है भंबुलिया, भंबुलिया। ठीक है, ये 3 ही घटनाएं हैं जो ग्रीष्म ऋतु में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लू क्या होती है बताओ फटाक से, ये तो आप सब जानते ही हो। लू ग्रीष्म ऋतु में गर्म व शुष्क हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं, ये वो वाली हवाएं नहीं है, गाने वाली हवाएं ना लेके जाएगी कहां ये हवाएं, ऐसे गीत सा था, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा तो। लेकिन ये लू है भाई, लू का मायने में सीख जी आदमी एवं तो बच के रोना पड़ा है। ए खातिर के हो कि लोग आपके सिर पर तोलियो रखा लग गया है ना। अगर बारह जावे लू का मायने तो तोलियो ढाट यहाँ पूरा सर लपेट के जाना पड़े। अगर कोई लड़कियां वगैरह है बे भी जावे तो यहाँ पूरा हाथा ने कवर करके यहाँ हट तक और मुंह मां सब पैक करके बिल्कुल आंखें आंखें दिखनी चाहिए, बे पर भी कालो चश्मो लगाई जाना पड़े। ये तो आजकल नया टाबर है ताकि काला नहीं हो जाए। बाकी अपना किसान भाई जगह लूला ने की कौन समझे बे तो खेता में नहीं काम करता रहे। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं और इस कारण क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस लू का प्रभाव क्या होता है, लू का प्रभाव होता है तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, यानी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सर्वाधिक जो लू चलती है वो कहां चलती है, सर्वाधिक लू, सर्वाधिक लू जो है वो बाड़मेर में चलती है ना। बाड़मेर में सर्वाधिक जो है वो क्या चलती है, लू चलती है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, आया समझ में आपको। अब लिखो आंधी, आंधी जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधी हवाएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल, धूल होती है इसमें, मिट्टी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा आती है, धूल भरी हवाएं। और इनकी गति बहुत ज्यादा होती है, इनकी जो गति है वो भी बहुत ज्यादा होती है। 11th 12th एनसीईआरटी बुक नोट्स की पीडीएफ दे दो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे दे रखी है। ये तो हमने काफी पहले दे दी ममता जी, आप टेलीग्राम पे जुड़े नहीं होंगे या आप डाउनलोड कर लो टेलीग्राम में जाके। ये तो हमने बहुत पहले दे दी थी आपको, पिछली साल ही दे दी थी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं हैं ये। और इसके कारण होता क्या है, इन हवाओं के कारण जो है वो ये हवाएं इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है। ये कैसी हवाएं होती है, आर्द्र हवाएं होती है। ठीक है, आर्द्र हवाएं, चलने वाली धूल भरी आर्द्र हवाएं। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये जब गंगानगर में सबसे ज्यादा चलती है, ये आंधी जब चलती है ना तो इससे तापमान कम हो जाता है, तापमान में कमी। आपा कई बार कौन कह कर आज तो पून कौन चल रही यार, बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगा, है ना, तो आंधी चले तो ही ठीक है, कम कम गर्मी तो कम हो है ना। तो तापमान में इससे कमी आ जाती है। और सर्वाधिक जो चलती है, सर्वाधिक जो चलती है, सर्वाधिक प्रभाव जो रहता है इसका वो गंगानगर में रहता है। और 27 दिन चलती है गंगानगर में, 27 दिन तक।
यानी 27 दिन जो है वो आंधी चलती है गंगानगर के अंदर, ठीक है। भंबुलिया क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरा चक्रवात, है ना। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले धूल भरे चक्रवात, ठीक है, चक्रवात ये ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे 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 होते हैं, ये धूल भरे होते हैं, साथ में इनके साथ जो भी घास फूस सब उड़ना लगता है। थोड़ा और गलत हो गया ना, सही करते हैं, चलो। कैसे होते हैं ये? ऐसे होते हैं, इस तरीके की, जो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते और अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, जैसे खेत में है तो खेत में आपका कुछ सामान पड़ा है, भिंटका बांटका बाढ़ बूढ़ सब लेके उठ जाए। कई बार की बहुत ज्यादा तेज आवे तो बाढ़ उठ जाए, एक कानी की बाढ़ दूसरा कानी चल जाए, है ना। इस तरीके का होता है। और सर्वाधिक जो भंबूली आते हैं वो कहाँ आते हैं? सर्वाधिक कहाँ आते हैं? ये सर्वाधिक जो भंबूली आते हैं वो कहाँ आते हैं भैया? बीकानेर में सर्वाधिक आते हैं। कहाँ आते हैं? बीकानेर में। बीकानेर में भंबूलिये जो है वो सर्वाधिक आते हैं। आंधियां सर्वाधिक गंगानगर में और लू सर्वाधिक बाड़मेर में चलती है। ये गर्मी के मौसम की 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। हाँ, ये भी बात सही है आपकी, आंधी चलती है तो सारे दिन झाड़ू उठाए रखनी पड़ती है महिलाओं को। ऐसा ही होता है, हमारे घर पर भी ऐसा ही होता है और हमारे क्या सब जगह ही होता है। कई की बार तो ऐसा होता है कि पहले आंधी आ गई, जैसे सुबह आंधी आई तो हमारी माता जी ने और हमारी पत्नी ने क्या किया कि सुबह सुबह आंधी आ गई तो उन्होंने 11 बजे तक पूरे घर की वापस सफाई कर दी। बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे रात को आंधी आई है तो सुबह उठ के घर की सफाई करी और सफाई करके अब नावा धोई करी, ठीक आज सफाई कर दी। इतने 2 फारी का मायने दोबारा जोर की आंधी आ जाए और जिकी सफाई करी हो नहीं वो वापस की वापस बिया की बिया ही हो जाए, पूरा घर माटर डाउन भर जाए। और फिर सामने सफाई करे तो रात में उजू आदमी आ जाए। यानी ए जिखा 27-28 दिन है, 27 दिन है, ये सफाई में ही निकल जाए। यानी दिन में बाकी दिना में एक बार सफाई करे तो आ दिना में देखो वो दिन में 3 बार सफाई करनी पड़ा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कहां रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान पूछा जा सकता है कि गर्मी में सबसे ज्यादा जो तापमान है वो कहां पे रहता है। तो देखिए, अगर स्थान की बात करें, अगर स्थान की बात करें, अगर स्थान की बात करें तो फलोदी जोधपुर के है, फलोदी जोधपुर जो है ना, फलोदी, इसको ऐसे कर दो, स्थान, स्थान में लिख दो फलोदी जोधपुर। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करें, जैसे हम ये कहें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो आप क्या कहोगे? झालावाड़ थोड़ी कहोगे, माउंट आबू कहोगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तभी तो झालावाड़ कहोगे ना आप, तभी तो झालावाड़ कहोगे। दूसरा, अगर पूछे कि सर्वाधिक तापमान किस जिले में होता है, आज कैसे हो रहा, सर्वाधिक तापमान किस जिले का होता है, तो जिले की बात करें तो जिला आता है आपका चूरू। चूरू के अंदर आप आए होंगे यहाँ गुरुकुल के अंदर जो है वो कोचिंग करने, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर गर्मियों के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, तावड़ा पड़े, है ना। फिर लड़का लोग गाना भी गा, तावड़ा मंदो पड़ जा रहे, है ना, सूरज बादल में छुप जा रहे, है ना। और पहले ये गाना चलता था जब हम छोटे थे तब, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, है ना। तो आजकल समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती जा रही है, तो इसीलिए सब लोग जो है ना
आजकल बिल्कुल जो है वो धूप से अपनी सुरक्षा करके जो है वो चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात लिखो इसके अंदर कि ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है, मिनिमम तापमान, न्यूनतम तापमान। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम यानी कम कम तापमान, बताओ कहां रहता है न्यूनतम तापमान, कहां रहता है? देखो अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू और जिला पूछे तो सिरोही। स्थान, अंग्रेज कहां जाते थे गर्मी में? माउंट आबू चले जाते थे, वहीं से काम करते थे। माउंट आबू और जिला पूछे तो सिरोही, ये दोनों एक ही है। सिरोही, सिरोही जिले में ही है माउंट आबू, तो जिला सिरोही और स्थान माउंट आबू हो गया। ये भी कहां पर है? सिरोही में ही स्थित है। ठीक है, तीसरा लिखो सर्वाधिक तापांतर यानी सर्वाधिक तापमान में अंतर कहां पाया जाता है? दिन को तापमान अलग, रात को तापमान अलग। सर्वाधिक तापांतर, एक तो वार्षिक तापांतर हुआ है और एक हुआ है दैनिक तापांतर, तो लिखो सर्वाधिक तापांतर। सर्वाधिक तापांतर, इसने दो भागों में डिवाइड कर लो, एक तो लिख दो दैनिक, दैनिक और दूसरा लिख दो वार्षिक। देखो दैनिक की बात करा तो जैसलमेर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर हुआ है जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर के अंदर दिन में तो बहुत जोर का धूप पड़े, वह कारण जितना भी अपना धोरा हुआ वह सगड़ा के हो जाए, गर्म हो जाए, मिट्टी गर्म हो जाए, जय कारण बड़ा बहुत ज्यादा गर्मी पड़े लग जाए। और रात ने जी सूरज देवता अपन दिखना बंद हुए और चंद्रमा आवे और चंद्रमा के बरसावे, ठंडी ठंडी चांदनी बरसावे, और बाद चांदनी जब धोरा पर पड़े तो धोरा की मिट्टी बहुत ही जल्दी के हो जावे है, ठंडी हो जावे है, और जय कारण के हो जावे है धोरा ठंडा हो जाए, और धोरा ठंडा होगा तो तापमान ठंडा हो जाए। तो दैनिक तापांतर जो है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा है, जैसलमेर में। और जो वार्षिक तापांतर है वो चूरू में सर्वाधिक है। चूरू के अंदर अगर वार्षिक दृष्टिकोण से देखें तो चूरू के अंदर जो है सबसे ज्यादा तापांतर जो है वो देखा जाता है। अब बात करेंगे वर्षा ऋतु की। कल ये टॉपिक पूरा कर देंगे, कल करेंगे वर्षा ऋतु की बात, आज इतना ही करेंगे। और मैं इसको सेव कर रहा हूं सबको, एक साथ आपको इनकी जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और कल अपन टारगेट बना के चलेंगे कि कल अपन वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु ये तीनों कर लें। और इसके बाद जो है वो अपन थोड़ा सा ये बारिश वगैरह भी देख ले कि कहाँ से आती है और कौन सा प्रभाव इस पे, जैसे अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें कल देख लेंगे। और कल अपन ये टॉपिक पूरा करके फिर जो है वो अगला टॉपिक जो है अपन शुरू करेंगे, अपवाह तंत्र यानी नदियां शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक अपना टारगेट बना के चलेंगे। कल चाहे 1.5 घंटे की क्लास करनी पड़े या 2 घंटे की क्लास करनी पड़े, कल पूरा टॉपिक करेंगे। आज तो क्या है कि अगली क्लास है 12 बजे, 12 बजे अपन बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड और सेकंड ग्रेड के शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो कल संडे था, कल क्लास हुई नहीं थी, और आज ये क्लास ज्यादा देर करेंगे तो अगली क्लास फिर हो नहीं पाएगी, इसलिए अगली क्लास जो है अपनी 12 बजे है, मिलेंगे। फिर दूसरी देखो 5 क्लासें हो रही है, 10 बजे भूगोल की क्लास, 12 बजे आपकी मनोविज्ञान की क्लास, 2:30 बजे आपकी ओल्ड आरबीएससी 1 लाइनर क्वेश्चन की क्लास, 4 बजे 4:30 बजे आपकी राजस्थान जी के एमसीक्यू की क्लास, और रात को 9 बजे आपका जो है वो आज हम पढ़ेंगे क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोगों ने अपना